हेलो दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी अबाउट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड फॉर टुडे हमारा टॉपिक क्या होगा, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि पिछले क्लास में हमने बात की थी अबाउट आर्टिकल जो है 54 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज आर्टिकल नंबर 55 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बात की गई है अबाउट द प्रोसीजर सिस्टम, यानी कि प्रक्रिया क्या है, इलेक्शन की प्रक्रिया किस प्रकार से है, चुनाव किस प्रकार से किया जाता है किसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो पहले हम लोग इसके बेसिक्स जानेंगे, की टर्म्स को लेकर जानेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन होता है और फिर इनके विधायकों के वोट का जो है वैल्यू क्या है, यानी कि मत का मूल्य क्या है। तो अगर देखा जाए तो बेसिक टर्म्स में देखिए, पहले हम लोग इलेक्शन टर्म को थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर इलेक्शन की बात की जाए तो ब्रॉडली इलेक्शन दो तरीके का किया जा सकता है। ठीक है, देखो अभी मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात नहीं, नॉर्मल इलेक्शन की बात कर रहा हूं कि अगर देश में इलेक्शन होते तो किस किस तरीके से हो सकते हैं। इलेक्शन का मेथड या तो डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट इलेक्शन हो सकता है, या फिर इसका मेथड हो सकता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन और इनडायरेक्ट को कहते हैं दैट इज द अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, अब प्रत्यक्ष चुनाव कहां कहां पर होता है और अप्रत्यक्ष चुनाव कहां कहां पर होता है, पहले इसको जान लेते हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव की अगर बात करें तो जैसे लोकसभा का चुनाव हो गया, प्रत्यक्ष ढंग से होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से होगा। जो हमारे पास पंचायत से, इन पंचायत का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। और जो हमारे पास म्यूनिसिपैलिटीज है, इन म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव जो है ये हो सकता है अलग अलग तरीकों से। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो इनडायरेक्ट वे ऑफ इलेक्शंस हैं, इनडायरेक्ट प्रकार के चुनाव में सबसे पहला जो नाम आएगा दैट इज द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमें पहली चीज क्या जानने को मिल रही है प्रेसिडेंट की प्रक्रिया को लेकर, कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव होगा वो इनडायरेक्ट माध्यम से होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। मतलब डायरेक्टली जनता के द्वारा वहां पर वोट ना किया जाएगा, बल्कि जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा है अपने एमएलएस के रूप में या अपने एमपीज के रूप में, उनके द्वारा चयनित किया जाएगा किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, सेकंड द इलेक्शन ऑफ जो है राज्यसभा, यानी कि जो राज्यसभा होती है, इस राज्यसभा का चुनाव ये भी अप्रत्यक्ष माध्यम से, इनडायरेक्ट माध्यम से होता है। द चुनाव ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी 6 राज्यों में, उन 6 राज्यों में चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, इनडायरेक्ट वे से होगा। तो ये कुछ ऐसे चुनाव हैं जिनमें अप्रत्यक्षता आती है। तो सबसे पहले अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन समझना है तो उसके लिए इलेक्शन मैनर समझ में आना चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद 55 के अंडर देखें तो जो चुनाव की प्रक्रिया है प्रेसिडेंट की, इंडियन प्रेसिडेंट की, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट, अगर प्रत्यक्ष चुनाव होता तो विच मींस जो यूनिवर्सल हमारे पास फ्रेंचाइज है, जिसको कहते हैं हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, उसके आधार पर होता। ऑन द अदर हैंड जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, हिंदी में इसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, हिंदी में कहते हैं समानुपातिक चुनाव। यानी कि समान अनुपात में क्या होगा, प्रतिनिधित्व होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व या समानुपातिक चुनाव कह सकते हैं, जिसमें यहां पर जो नंबर ऑफ सीट्स होती है फिक्स की जाती है। आप लोगों को पता होगा कि पर 10 लाख की पॉपुलेशन पर क्या होता है, पॉपुलेशन पर एक सीट जो होती है वो रिजर्व होती है। और इस आधार पर क्या किया जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर समानुपातिक निर्वाचन सिद्धांत जो है उसके आधार पर अलग अलग जगहों से क्या होंगे, सीट आएंगी, कहां पर, लोकसभा में या राज्यसभा में, वहां से चुना जाएगा। और इसके लिए जो ये रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोपोर्शनल आधार पर, यह भी होता है बाय द वे ऑफ सिंगल या बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, विच मींस कि यहां पर जो भी वोटर्स हैं, जो भी पार्टिसिपेंट हैं, उनका जो मत है, यानी कि उनका जो वोट है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्ति के लिए जो है जा सकता है। जबकि अगर हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन की बात करें तो एक व्यक्ति का एक ही वोट काउंट होता है। अभी इसको मैं प्रॉपर समझाने वाला हूं, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मीनिंग क्या है, इन कॉमन टर्म समझिए। इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर होगा, और जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होगा। इट मींस
कि सर यहां पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि भाई जिसने पहले मेजॉरिटी पा ली वो विनर हो जाएगा, ये सिस्टम नहीं चलता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बल्कि इसके लिए हमें एक निश्चित कोटा दिया जाता है और उस निश्चित कोटे को जो भी व्यक्ति पहले पूरा करेगा उसको प्रेसिडेंट जो है चुन लिया जाएगा। इस प्रकार के चुनाव की प्रक्रिया की गई है भारतीय संविधान के तहत। तो की टर्म्स में आप लोग याद रखेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एंड थर्ड वन इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यहां पर होता है, ठीक है। और ये वोट कैसे होगा? सीक्रेट बैलेट के पेपर के आधार पर होगा। दूसरा अब चीज ये आता है कि जब भी इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का तो एक चीज देखी जाएगी कि हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जो है इक्वल हो। इट मींस कि ऐसा नहीं कि अगर गोवा है, अगर वहां से कम सीटें हैं राज्यसभा में या लोकसभा में तो वहां का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए, या फिर जो यूपी से अधिक सीट जा रही है तो वहां का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो जाए। विच मींस कि इलेक्शन में जो है पैरिटी बनी रहे, इलेक्शन में समतुल्यता बनी रहे, इसके लिए सबसे पहले निकाला जाता है इलेक्शन से पहले, दैट इज द वोट वैल्यू। जो हमने इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ा था, उस इलेक्टोरल कॉलेज में पर मेंबर जो है, पर पार्टिसिपेंट जो है, उसका एक वोट वैल्यू निकाला जाएगा और तब जाकर जब सभी वोट वैल्यूज को मिला दिया जाए तो लगभग जो है सिमिलैरिटीज आती हैं किसमें? एमपीज के वोट वैल्यूज में, यानी कि द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट वैल्यूज में, एंड एमएलएज यानी कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगे उनके लोगों के बीच में क्या आएगी? पैरिटी आएगी और वोट बैंक जो है लगभग इक्वल आएगा। अब देखो एग्जैक्ट नंबर एक नंबर तो नहीं होता, लेकिन जो है लगभग आसपास की नंबरिंग आएगी। वाई? क्योंकि सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल सके प्रेसिडेंट को चुनने में। तो अगर अब हम लोग बात करें अबाउट दी वोट वैल्यूज क्या क्या होती हैं एमपीज की और एमएलएस की, तो उसमें पहले बात करेंगे एमएलएस की वोट वैल्यूज की, ठीक है। वोट वैल्यूज ऑफ एमएलएस यानी कि द मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके मेंबर्स का क्या वोट वैल्यू रहेगा कहां पर? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको याद रखना पड़ेगा, दैट इज द टोटल पॉपुलेशन of the state upon all the elected members of विधानसभा, यानी कि विधानसभा के मेंबर्स में कितनी सीट्स हैं, ठीक है। उसमें सीट्स की बात की गई है कि कितनी वहां पर सीट हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको एक एग्जाम्पल के तौर में देखें तो ऐसा समझिएगा, मान लीजिए कि किसी स्टेट की पॉपुलेशन है 20 लाख, ठीक है। मान के चलिए 20 लाख क्या है उसकी पॉपुलेशन है, और इसको उस समय के जो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सीट जो है विधानसभा में वो है 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1/1000 से, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ यूं दिखेगा कि 200 डिवाइडेड बाई 2 विच मीन्स 100। तो अगर टोटल हम लोग देखें तो एक विधायक के वोट का वैल्यू कितना आ गया? 100 आ गया। और ऐसे अगर देखें तो सभी राज्यों से, फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, अगर सभी स्टेट के एमएलएस की हम लोग वोट वैल्यूज देखें तो इनकी वोट वैल्यूज अराउंड आती है 549,495, अराउंड जो है 5,49,495 जो है ये सभी राज्यों से निकल कर क्या आ रही है? वोट वैल्यू आ रही है प्रत्येक एमएलएस की। तो ये आप लोगों को एमएलए की वोट वैल्यू याद रखनी है। अब इसमें नोट लाइन क्या है? दैट कि ये जो टर्म लिखी हुई है दैट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अब सवाल ये है कि पॉपुलेशन जो होगी वो कौन से सेंसस के अकॉर्डिंगली होगी। आई मीन टू से कि जो इससे पहले सेंसस हुई होगी, यानी कि अभी 2011 की जो सेंसस हुई, क्या उसके अनुसार पॉपुलेशन देखा जाए? तो बिल्कुल नहीं। इसमें जो पॉपुलेशन लिखा गया है, इस पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर। और कब तक के लिए? 2026। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि 26 जो है, यानी कि 2026 जो है, 2026 के बाद जब तक पहली जनगणना नहीं हो जाती तब तक जो ये पॉपुलेशन लिखा गया है वो सेंसस होगा कौन सा? 1971 का। उसके अकॉर्डिंगली जो है पॉपुलेशन निकाली जाएगी। तो इस आधार पर सभी राज्यों से लगभग कितना आ गया है? 549,495 आ गई है एमएलएस की वोट वैल्यूज, ठीक है। ये एमएलएस की वोट वैल्यूज है। अब हम लोग सेकंड जानते हैं एमपीज की वोट वैल्यू क्या है, ठीक है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनकी वोट वैल्यू क्या है? तो उसके लिए क्या होगा? जितनी ये पॉपुलेशन निकली है, यानी कि जितनी भी टोटल क्या है वोट वैल्यू है ऑफ ऑल द एमएलएस फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, कि सभी राज्यों के जो भी यहां पर क्या है एमएलएस की वोट वैल्यूज आई है, उसको अपॉन कर देंगे उसमें
इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम पार्लियामेंट। जो ये पार्लियामेंट है इसके टोटल जो है इलेक्टेड, देखो गाइस अगेन कह रहा हूं, हाईलाइट क्या करना है, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। और अगर इसका रेशियो हम लोग देखें तो क्या आएगा, तो इसको ये समझिए 5,4,9,495 डिवाइडेड बाई, ये हमने लास्ट वीडियो में एक बार चेक कर लीजिएगा, लगभग 776 जो है सीट आ रही हैं किसकी, इलेक्टेड मेंबर्स की, ठीक है, जिसमें 233 राज्यसभा से हैं और 543 जो सीट हैं वो है लोकसभा से। और जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो उसको निकल कर आएगी, टोटल जो सीट्स आ रही हैं वो आ रही है 708, यानी कि एक एमपी की बात करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो वोट वैल्यू है दैट इज 708। और यहां हमने क्या देखा था, अराउंड जो है 100 आ रही थी। अब इसमें देखना क्या है कि जब हम लोग सारे एमपीज की मिला दें, ये जो सारे एमपीज हैं हमारे पास ये वाले, अगर इनकी टोटल वोट वैल्यू रखें, जैसे हमने बोला ना कि सभी स्टेट की एमएलएस की वोट वैल्यू इतनी है, वैसे ही सभी एमपीज की अगर वोट वैल्यूज निकाली जाए तो उनकी वोट वैल्यू आएगी अराउंड 549,408। अब देखिए, अब हमें क्या जाना है, प्रेसिडेंट में इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहे हैं तो इसको और इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, यानी कि इसमें हम लोग किसको मिला देंगे, 549,495, और इनका जो टोटल रेशियो आएगा 3,0,9,8,9,10, यानी कि अराउंड ये वाली जो पॉपुलेशन आएगी या अराउंड ये जो हमारे पास नंबर्स आएंगे, इन नंबर्स को कहा जाएगा कि ये जो होंगे पार्टिसिपेंट होंगे किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो जो टोटल वोट वैल्यू आ रही है वो टोटल वोट वैल्यू इतनी आ रही है, इतने लोग क्या करेंगे, इतनी वोट वैल्यूज के आधार पर इलेक्शन में देखा जाएगा कि प्रेसिडेंट किसको बनाया जाएगा, तो इसे कहते हैं वोट वैल्यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या जानना है कि जो वोट पड़ेंगे उनकी काउंटिंग कैसे की जाएगी, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज काउंटिंग। तो अब इसके काउंटिंग की अगर बात की जाए कि जो वोट पड़े हैं उनकी काउंटिंग कैसे होगी, गणना कैसे होगी, तो उस पर जरा ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग, ठीक है। पहले हम लोग बेसिक्स में फिर से समझ लेते हैं कि किस तरीके का इनका वोट होता था। तो इनका वोट होता था ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम चलेगा। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मीनिंग क्या बताया था, यानी कि एक मेंबर जो है, चाहे वो एमपी है चाहे वो एमएलए है, तो उसका क्या होगा, एक वोट वो सर्कुलेट करेगा, कब तक, जब तक कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट ना आ जाए कि किसको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जा रहा है। और इसी वोटिंग सिस्टम को एक और नाम से जानते हैं दैट इज प्रिफरेंशियल वोटिंग। इसी को क्या कह रहे हैं, प्रिफरेंशियल वोटिंग, यानी कि हम लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं, प्रिफरेंशियल वोटिंग के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहें तो वरीयता मतदान इसको कह सकते हैं, कि मतदान जो हो रहा है वो वरीयता के आधार पर हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कितने लोग जो है प्रत्याशी हैं, 4 लोग मान लेते हैं, ठीक है, कि 4 कौन लोग हैं जो कि वोटिंग के लिए अपना नाम जो है सामने रख रहे हैं कि भाई इनको प्रेसिडेंट बनना। उम्मीदवार कितने, 4 हैं। इनको हम लोग दे देते हैं नाम ABCD का, A B C और D। अब देखिए इसमें प्रेफरेंस कैसे दिए जाएंगे, मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, प्रेसिडेंट को वोट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी प्रेफरेंस चुनूंगा, मेरा जो वोट होगा वो क्या करेगा, ट्रांसफर होता रहेगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मान लीजिए कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूं कि ये जो C नाम का व्यक्ति है इसको मैं क्या बना दूं, इसको मैं प्रेसिडेंट बना दूं, तो मेरा पहला प्रेफरेंस किसको गया, C को गया। सेकंड प्रेफरेंस मान लेते हैं कि मैंने D को दे दिया, थर्ड प्रेफरेंस मैंने A को दे दिया, फोर्थ प्रेफरेंस मैंने B को दे दिया, विच मींस कि मेरा वोट जो है वो तब तक काउंट होता रहेगा जब तक कि वो इनवैलिड नहीं है। अब वोट इनवैलिड किस केस में होगा, मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने कोई नंबर 1 लिखा और मैंने दोनों को बीच में लिख दिया, तो वो फिर वोट जो होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। अन्यथा अगर मेरा वैलिड वोट है तो मेरा वोट की तब तक काउंटिंग होगी जब तक कि क्या ना हो जाए, जब तक कि हमें फाइनल प्रेसिडेंट एक मिल ना जाए जो मेजॉरिटी में ना जाए। अब सवाल यह है कि प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाए, आई मीन टू से अज्यूम करके देखते हैं, अज्यूम करते हैं, मान लीजिए कि क्या हुआ है, प्रेसिडेंट को वोट डालने के लिए कितने हैं, टोटल 200 लोग हैं। तो 200 लोगों में अगर प्रेसिडेंट को चुना जाएगा तो उसके लिए एक फिक्स्ड कोटा रखा जाएगा, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड कोटा होगा ये कितना होगा, दैट इज 50 + 1, यानी कि 51%।
तो 51% वोट का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति के पास 101 वोट पड़ेंगे वो क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा। इट डजंट मीन कि हमने सीधे सीधे क्या किया, 200 का क्लासिफिकेशन किया और मान लेते हैं कि 200 में से किसी एक व्यक्ति को क्या हो गया, अधिक वोट पड़ गए, जिसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। तो उसमें ये विजयी नहीं होगा, कब तक, जब तक कि उसने वो निश्चित इलेक्टोरल जो कोटा होता है उस कोटा को पूरा ना किया हो। अब आप लोग जरा इसको समझिए कि ये कोटा जो है, इलेक्टोरल कोटा है, फिक्स्ड कोटा क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्टोरल कोटा की, इलेक्टोरल कोटा, तो इलेक्टोरल कोटा में क्या होगा, सबसे पहला देखा जाएगा दैट इज टोटल वैलिड वोट, कि कितने जो है वैलिड वोट पड़े हैं, और इसको डिवाइड किया जाएगा n+1+1। देखिए अब इसमें n जो है, n, इस n का मतलब है दैट इज द नंबर ऑफ वैकेंसी, द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि प्रेसिडेंट की वैकेंसी कितनी होगी, एक ही होगी। तो अगर इसको देखें तो ऐसे भी कर सकते हैं, एग्जांपल वाइज समझे, हम लोग 200 को मान के चलते हैं। मान लीजिए टोटल वैलिड जो वोट हैं उन टोटल वैलिड वोटों की संख्या है 200। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 2, यानी कि 1 क्या है, प्रेसिडेंट की वैकेंसी है 1, और +1 इसके कर देंगे +1। तो इसका अगर डिवीजन किया जाएगा तो ये समथिंग कुछ ऐसा आएगा, यानी कि जिस व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनना है उस व्यक्ति के पास कितने वोट होने चाहिए, 101 वोट होने चाहिए। इसी सिलसिले को कहते हैं हम लोग दैट इज कि ये प्रेफरेंशियल वोटिंग है। ये जो है कोटा सिस्टम है, जिसको पहले कोटा मिलेगा उसी को विजयी माना जाएगा। तो अब काम क्या करेंगे, इन 200 का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि किस प्रकार से इलेक्शन में इनका जो है होता है प्रेसिडेंट का। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग एग्जाम्पल वाइज कंप्लीट देखते हैं कि किस तरीके से वोट पड़ते हैं और उनकी काउंटिंग कैसे होती है। तो अगर पहले बात करें इन्हीं पर, हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए 200 वोट का हमें क्या करना है, काउंटिंग करनी है, ठीक है, 200 वोट की, और निश्चित कोटा कितना आना चाहिए, 101 वोट आने चाहिए। मान लेते हैं कि वोटिंग हुई ABCD के बीच में, A को पड़ा 80 वोट, B को पड़ा 60 वोट, C को पड़ा यहां पर 40 वोट और D को पड़ा 20 वोट। अब अगर हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में चल रहे होते तो उसमें क्या हो जाता, A जो है विजयी हो जाता, बट नहीं, यहां पर हमें किसी भी व्यक्ति को विजय बनाने के लिए, उस व्यक्ति को जो है प्रेसिडेंट बनाने के लिए 101 वोट चाहिए। तो अब इसमें क्या होगा कि सबसे कम जिसको वोट मिले दैट इज D, इस D को क्या कर देंगे, प्रेसिडेंट की रेस से आउट कर देंगे, इसको जो है एलिमिनेट कर देंगे, आउट कर देंगे। और इसके जो 20 वोट हैं, यानी कि जिन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस में इनको 20 वोट डाले थे, उन लोगों की अब सेकंड चॉइस देखी जाएगी। भाई जिन्होंने डी को 1 नंबर दिया होगा, उन्होंने इसके अलावा 2, 3, 4 किसी और को नंबरिंग की होगी। तो इसमें क्या होगा, हम लोग इसके जो भी नंबर्स हैं उनका क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ए, बी या सी में, ठीक है। तो डी हो गया आउट। अब डी के 20 वोट्स को देखते हैं किस तरीके से, या तो ए में, या तो बी में, या फिर क्या हो जाएगा सी में इनका डिवीजन होगा। मान लेते हैं ए को पड़े 2 वोट, ठीक है। मान लेते हैं बी को पड़े 14 वोट और सी को पड़े हैं यहां पर कितने, 4 वोट। तो अब इनको क्या करेंगे हम लोग, यहां काउंट कर लेंगे, +2 +14 प्लस जो है 4 कर लेंगे। अब इसकी अगर संख्या देखिए तो 44 आगे सी के पास, 74 जो है वोट आगे वो आगे बी के पास, एंड टोटल मिलाकर देखें तो 82 वोट्स आगे हैं ए के पास। अगेन वही लाइन है कि अभी भी कोई जो है जीता नहीं है। वाई? क्योंकि 101 किसी ने अचीव नहीं किया है। अगर जो इस टारगेट को पहले पूरा करेगा प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए इसमें लोवेस्ट किसका है, दैट इज 44 सीट्स के साथ सी है। इट मींस कि अब सी को भी क्या कर दिया जाएगा, रेस से आउट कर दिया जाएगा, रेस से बाहर कर दिया जाएगा। और इस सी में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, अब इसके वोट का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा। देखिए ये इंटरेस्टिंग लाइन है। पहला क्या, पहला तो देखा जाएगा कि सी के पास जो ओरिजिनल जो फर्स्ट प्रेफरेंस में 40 वोट पड़े थे, इन 40 वोट्स की सेकंड प्रेफरेंस क्या है, पहला। और दूसरा देखा जाएगा ये जो 4 सीट्स थी, देखो ये 4 सीट कहां से आई थी, ये हमारे पास आई थी जो डी की सेकंड प्रेफरेंस थी। तो इसमें डी की जो है नेक्स्ट प्रेफरेंस देखी जाएगी। फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डी वाले हमारे पास 4 सीट्स हैं, यहां पर इनका जो है हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। इन 4 सीट को क्या कर देंगे, फर्दर क्लासिफाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इन 4 सीट का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया, 2 जो है ए को चली गई और 2 जो है बी को चली गई, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि सी तो रेस से आउट हो गया ना, सी को तो वोट जाएगा नहीं, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे। मान लीजिए 2 किसको पड़े, ए को पड़े, और 2 किसको पड़े, बी को पड़िए, ठीक है। अभी इनको यहां पर रोके रखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सी में 40 सीट्स थी, इन 40 सीट्स पर क्या किया जाएगा, इन पर नेक्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस देखी जाएगी, यानी कि इनकी गणना की जाएगी, कितना जो है किसको दिया जाएगा।
अब ये इंटरेस्टिंग कहानी है कि अब सी के लिए सेकंड चॉइस देखी जा रही है। अभी आप लोग ये मत समझना कि डी एलिमिनेट हो गया, वाई? क्योंकि सी के लिए सेकंड प्रेफरेंस देखी जा रही है। और जब सी की सेकंड प्रेफरेंस की बात करेंगे तो इन 40 सीट्स में या तो ए के पास जा सकता है, या तो बी के पास जा सकता है, या तो डी के पास। वाई? क्योंकि 40 सीट पर सी की सेकंड प्रेफरेंस देखी जा रही है, और सेकंड प्रेफरेंस में सी जो होगा, सॉरी डी जो होगा, इस डी को भी काउंट किया जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, और यहां पर जो है पूरा रिजल्ट फाइनल हो जाएगा कि किस प्रकार से इसको देखा जाए। अब मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ए को पड़े हैं कितने वोट्स? ए को पड़े हैं 10 वोट्स। बी को अज्यूम कर लेते हैं कितने वोट्स पड़े हैं? 24 वोट्स पड़े हैं। एंड डी को अज्यूम कर लेते हैं कि डी को पड़े हैं ओनली 6 वोट। ठीक है, तो इसका कुछ ऐसे मान के चलो 10, 24 और 6 जो है इसमें हमारे पास वोटिंग बढ़ गई। अब इसमें क्या रहा कि सर ये जो डी को ऑलरेडी 6 वोट पड़े हैं, अब डी तो ऑलरेडी रेस से बाहर है, विच मींस कि यहां पर अब क्या होगा, जो डी को 6 वोट पड़े थे उन 6 वोट को भी फर्दर जो है डिवाइड किया जाएगा, या तो ए में या तो बी में। ऑब्वियस सी बात है ना कि सी को जो 6 सेकंड प्रेफरेंस में सी के द्वारा सेकंड प्रेफरेंस में जो डी को 6 वोट पड़े हैं, डी तो ऑलरेडी रेस से बाहर है। अब डी के इसका क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन हो जाएगा। कैसे सर? या तो ये 6 वोट ए में आएंगे या तो ये बी में आएंगे। मान लेते हैं बी को पड़े 4 और ए को पड़े 2। अब देखिए फाइनल काउंटिंग कर रहा हूं किस प्रकार से किया जाएगा। अब सवाल क्या है कि इन 40 सीट्स के क्लासिफिकेशन के बाद ये काउंटिंग जो हो रही है वो समथिंग कुछ ऐसी आ रही है। मान लीजिए 10 जो है यहां पर पड़े थे ओरिजिनल वोट, ठीक है, किसको? ए को, प्लस यहां पर जो 4 की हमने जो प्रेफरेंस देखी थी उसमें ए को मिले हैं 2 एक्स्ट्रा, प्लस 2 जो है यहां से मिल गए ए को। तो ये कितने हो गए? 10, 12, 14, यानी कि टोटल 14 वोट जो है यहां से पड़ गए। वहीं अगर हम लोग बी की बात करें तो 24 इसके पास ये है ओरिजिनल, 4 यहां पर बी से पड़ गए और 2 हमारे पास जो है वो यहां से पड़ गए। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 24, 26 और 4 30, यानी कि टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। अब इसको जरा काउंट करिएगा। यहां पर जो है ये आ जाएंगे 30 और यहां पर ये कितना आ जाएगा? दैट इज 14। यानी कि अगर हम लोग अब काउंट करें तो 70, 80, 90, 91, यानी कि 100, यानी कि यहां पर क्या देखा जा रहा है? 104 वोट पड़ गए। और यहां पर कितना हो रहा है? 82 में 14 आप लोग जो है इंक्लूड करिएगा तो कितने हो रहे हैं? 94। तो अगर हम लोग यहां पर 96 होंगे, ठीक है, 94 नहीं 96। अगर यहां पर काउंटिंग में देखें तो हमारे पास क्या हो गया? वी जो है, इस वी ने जो निश्चित कोटा पाया था उस कोटा को अचीव कर लिया, विच मींस कि नाउ बी जो है वो प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वोटिंग्स की जाती है और उन वोटिंग्स की काउंटिंग की जाती है। टिल कब? जब तक कि कोई व्यक्ति क्या ना हो जाए, प्रेसिडेंट ना चुना जाए। लकीली अभी तक क्या हुआ है, कोई भी थर्ड काउंटिंग तक पहुंचा नहीं है। मैक्सिमम जो काउंटिंग हुई थी वो सेकंड काउंटिंग तक की वोटिंग हुई थी, और इसमें क्या था? प्रेसिडेंट चुन लिए जा चुके थे। तो ये हमारे पास क्या है? प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इलेक्शन और उसकी प्रोसीजर, उसकी काउंटिंग और जितने भी की टर्म्स थे वो कंप्लीट है। आई रियली होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू।